हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी IKS की सेकंड यूनिट। बड़े ही अच्छे और इजी वे में इस यूनिट को कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। थोड़ी बड़ी यूनिट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। रटने की कोशिश मत करना, इंटरेस्ट लेके सुनो जैसे आप स्टोरी सुनते हो, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, सब कुछ याद रहेगा और पढ़ने में मजा आएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। इसमें आपके 16 टॉपिक हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक एंड फोनिक्स इन संस्कृत। ये क्या है? ये पाणिनि जो है इन्होंने ही दिया है ये सब कुछ। आइए बताऊंगा मैं सब कुछ। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले तो। संस्कृत एक बहुत ही साइंटिफिक और परफेक्ट लैंग्वेज है। इसमें ग्रामर यानी कि व्याकरण के फिक्स रूल्स होते हैं, जिससे हर सेंटेंस का मतलब क्लियर होता है। इस लैंग्वेज में कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए ये कंप्यूटर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत यूजफुल होती है आपकी संस्कृत। अब लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज का स्टडी। मतलब हम लैंग्वेज के शब्द, ध्वनि यानी साउंड, अर्थ, मीनिंग और स्ट्रक्चर को समझते हैं इस सब में। अब संस्कृत में हर एक शब्द, हर एक वर्ड का एक रूट, जिसे हम धातु बोलते हैं, उससे बनता है। जैसे गच्छ यानी कि जाना, रूट क्या है इसका? गच्छन्ति, वो जाता है, से बनता है। हर चेंज रूल के हिसाब से होता है, जिसे पाणिनि ने डिफाइन किया। इसलिए संस्कृत लॉजिकल और प्रिडिक्टेबल है, जो रूल से समझा जा सके। यानी संस्कृत में जो लिखा गया है वही मतलब होता है, गलत समझने का चांस ही नहीं होता इसमें। फोनेटिक्स इन संस्कृत। फोनेटिक्स क्या है? ध्वनि विज्ञान इसको बोल सकते हैं। वो क्या था? वो था आपका लैंग्वेज, भाषा विज्ञान। ये क्या है? ध्वनि यानी कि साउंड, ध्वनि विज्ञान। फोनेटिक्स का मतलब होता है बोलने के साउंड और उच्चारण का स्टडी। संस्कृत में ये सिस्टम बहुत ही साइंटिफिक है। एवरी वर्ड, एवरी अक्षर एक फिक्स जगह से निकलता है, जैसे जीभ, गले या होठ से। साउंड को इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि हर साउंड अलग और क्लियर हो। इसलिए संस्कृत में बोलने पर उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होता। जैसे कि आप का, खा, गा, घा ये सब गले से बोलोगे, च, छा ये सब तालु तालु से बोलोगे। पाणिनि का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसमें? आपका ये टॉपिक है। पाणिनि एक बहुत ही बड़े व्याकरणाचार्य बोल सकते हैं, यानी कि ग्रामर एक्सपर्ट थे। लगभग 2500 साल पहले उन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी, जिसमें 4000 ग्रामर्स के रूल दिए गए हैं। ये रूल्स इतने क्लियर और एग्जैक्ट हैं कि आज के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे लगते हैं। हर रूल्स बताता है कि शब्द और वाक्य कैसे बनेगा। शब्द यानी कि वर्ड, वाक्य यानी कि सेंटेंस। इसलिए पाणिनि को वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट जैसा भी बोल सकते हो आप। साइंटिफिक नेचर ऑफ संस्कृत। संस्कृत की साइंटिफिक खासियत, रूल बेस्ड। हर शब्द एक फिक्स रूल से बनता है। साउंड क्लैरिटी, हर अक्षर का साउंड अलग और क्लियर होता है। नो कंफ्यूजन होता है, हर वर्ड का मीनिंग फिक्स होता है। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनाना एक फॉर्मूला की तरह होता है। इसलिए संस्कृत को परफेक्ट और साइंटिफिक लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंस। मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में रिलेशन संस्कृत का, या फिर पाणिनि की ग्रामर भी बोल सकते हैं आप संस्कृत को। पाणिनि के ग्रामर के रूल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ही हैं। संस्कृत के लॉजिक और रूल सिस्टम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होता है। इसका क्लियर साउंड, स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस से टेक्स्ट बनाने में काम आता है। इन शॉर्ट में इन सबको देखें अगर हम, तो लैंग्वेज, भाषा, संस्कृत एक लॉजिकल और क्लियर लैंग्वेज है। फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान, हर साउंड का अलग और सही उच्चारण। ग्रामर व्याकरण, शब्दों और व्याकरण के रूल। पाणिनि अष्टाध्यायी 4000 ग्रामर रूल वाली एक किताब। रिलीवेंस टुडे क्या है? AI और कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होती है। इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं कि जो आपकी संस्कृत है वो एक पुरानी भाषा है, पर ये मॉडर्न साइंस के लेवल की स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसमें हर शब्द और साउंड एक रूल के हिसाब से बनता है। पाणिनि ने इसके रूल्स लिखे, जिससे आज के कंप्यूटर और AI सिस्टम भी इंस्पायर हुए हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। देखो, इतना लोड नहीं लेना है। आपका जो IKS सब्जेक्ट है, एक जो आपके सिलेबस में जो ऐड हुआ है ना, ये केवल इसी पर्पज से ऐड हुआ है कि आपको ना ये पता हो कि पहले क्या क्या पढ़ाया जाता था। ऐसे ऐसे आपको ये नहीं कि बिल्कुल डेप्थ में जाना है, आपको केवल टॉपिक्स का एक ओवरव्यू लेना है कि टॉपिक्स ये संस्कृत में ये था, अष्टधाई ये था, ऐसे लेना है, ठीक है। तो आपको बड़े स्टोरी से, बड़े स्टोरी समझकर बड़े ध्यान ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल आप दिमाग को परेशान कर रहे हो कि यार ये तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो, आराम आराम से आपको सब याद आ जाएगा। एक बार देखो वीडियो को, दोबारा देखो, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम अपना। सेकंड टॉपिक है आपका कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट इन अष्टाध्यायी। इसको भी सिंपल और शॉर्ट में समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले जान लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अष्टाध्यायी एक बहुत पुरानी और साइंटिफिक किताब है जो पाणिनि ने लिखी लगभग 500 BC के आसपास। इसमें लगभग 4000 ग्रामर्स के रूल, जिनको सूत्र बोलते हैं, ये लिखे गए थे, जो बताते हैं कि संस्कृत के शब्द, वर्ड्स और वाक्य, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं।
ये किताब दुनिया की सबसे पहली साइंटिफिक और लॉजिकल लैंग्वेज सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है। कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट होते क्या है? कंप्यूटेशनल का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस फॉलो करके रिजल्ट तक पहुंचना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में आप काम करते होंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब अष्टाध्यायी में हर रूल एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे वर्ड फॉर्म्स या मॉडिफाई होता है। हर रूल कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड और ऑर्डर्ड होते हैं, जैसे एल्गोरिदम में होता है। मतलब पाणिनि की अष्टाध्यायी एक लैंग्वेज का कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी ही है। ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी थी। सबसे पहला होता है आपका सूत्र, छोटी और एग्जैक्ट ग्रामर्स रूल जैसे कोड की लाइन। धातु, रूट वर्ड्स यानी कि मूल शब्द जिनके बेस पर नए शब्द बनते हैं। फिर होता है प्रत्यय, वर्ड के एंड में लगाने वाले सफिक्स जो अर्थ या फॉर्म बदलते हैं। जैसे बाला में लाख लिख दिया हमने, तो बाला में लाख लिखने से क्या हो गया? बालक। तो ये एक मतलब हो जाएगा इसका, यानी कि लड़का। ठीक है। संज्ञा, ग्रामर में यूज होने वाले टेक्निकल शब्द जिसे हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हर वर्ड संस्कृत में ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट हो सकता है अगर हम ये रूल्स सही ऑर्डर में अप्लाई करें, बिल्कुल जैसे कंपाइलर कोड जनरेट करता है। देखो आप बीसी के स्टूडेंट हो तो इसलिए मैं आपको टॉपिक्स को कोडिंग से रिलेट कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, और समझ आ रहा है तो कमेंट में लिखें कि समझ आ रहा है। एल्गोरिथमिक नेचर, एल्गोरिथम जैसा सिस्टम, हर सूत्र एक फंक्शन या कमांड जैसा है। रूल्स के ऑर्डर मैटर करते हैं, जैसे कोड एग्जीक्यूशन में प्रायोरिटी होती है। जब एक रूल लगता है वो दूसरे रूल को रोक भी सकता है, जैसे इफ एल्स कंडीशन में होता है। इसलिए अष्टाध्यायी एक लॉजिकल, एक एल्गोरिथमिक ग्रामर है जिसमें हर स्टेप लॉजिकल और सीक्वेंस में होता है। रिलीवेंस टू मॉडर्न साइंस, पाणिनि के ग्रामर का स्ट्रक्चर मॉडर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा है। लिंग्विस्टिक और कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी में यूज करते हैं। संस्कृत ग्रामर के रूल बेस्ड सिस्टम ने मशीन लर्निंग और कंपाइलर डिजाइन का कॉन्सेप्ट को इंस्पायर किया है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिस्टम पाणिनि ने 2500 साल पहले बनाया था, आज वही सिस्टम एआई और कंप्यूटर्स में भी यूज हो रहा है। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी है आपकी 8 चैप्टर वाली पाणिनि की ग्रामर की किताब, जिसमें 4000 के आसपास रूल हैं। सूत्र क्या होगी आपके? शॉर्ट और लॉजिकल रूल्स जैसे कि कोड की लाइन। धातु क्या हो गई? रूट वर्ड्स जिससे शब्द बनते हैं। प्रत्यय क्या हो गया? प्रत्यय वर्ड के एंड में लगाने वाले सफिक्स। कंप्यूटेशनल लॉजिक, स्टेप बाय स्टेप रूल जैसे एल्गोरिदम। मॉडल रिलीवेंस, एआई एनएलपी और प्रोग्रामिंग में यूज होता है। सिंपल वर्ड्स, पाणिनि की अष्टाध्यायी एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मैनुअल जैसी है। इसमें शॉर्ट और क्लियर रूल्स दिए गए हैं जिनके बेस पर संस्कृत के सभी शब्द और वाक्य बन सकते हैं। ये किताब एक एंशियंट कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, और इसी वजह से इसे वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटेशनल ग्रामर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपोर्टेंस ऑफ वर्ब, क्रिया की विशेषता। संस्कृत ग्रामर में वर्ब यानी कि क्रिया को सेंटेंस का दिल यानी कि हार्ट माना गया है, क्योंकि हर सेंटेंस किसी एक्शन कर्म पर डिपेंड करता है। सिर्फ सब्जेक्ट कर्ता पर डिपेंड नहीं करता। सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है। अगर सेंटेंस में वर्ब ना हो तो उसका पूरा अर्थ क्लियर नहीं होगा। एग्जाम्पल, राम पठंती, राम पढ़ता है। यहाँ पठंती के बिना सेंटेंस अधूरा है, क्योंकि अगर हम राम लिख देंगे ना खाली, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। राम पठंती लिख रहे हैं ना, तो राम पढ़ रहा है। तो ठीक है, पठंती क्या हो गया? वो है आपका वर्ब क्रिया, और राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता। तो कर्ता क्रिया के बिना अधूरा है, समझ रहे हो आप? ठीक है। वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों है? जो कि मैंने अभी आपको बताया है। वर्ब ही एक्शन बताता है सेंटेंस में क्या हो रहा है। ही रन्स, रन्स क्या है? रन्स क्रिया है, एक्शन है। वर्ब टाइम जिसे बोलते हैं काल, बताता है कि पास्ट, भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल या फ्यूचर भविष्य काल। जैसे ही रेन, ही रन्स, ही विल रन्स। तो पहले पास्ट वाला था, फिर प्रेजेंट वाला, फिर फ्यूचर वाला। ठीक है। वर्ब पर्सन, अब वर्ब कितने तरह के होते हैं? वर्ब होते हैं फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, आई बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। सेकंड पर्सन यानी कि तुम, यू। थर्ड पर्सन यानी कि ही और शी। समझ रहे हो? 3 तरह के पर्सन होता है वर्ब्स में। बिल्कुल सेम, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है संस्कृत की ग्रामर और हमारी ग्रामर। ठीक है। संस्कृत ग्रामर व्याकरण और हमारे वाली जो इंग्लिश की ग्रामर है वो, उससे उसमें भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ी है तो आप यहाँ से पढ़ते रहिए, कोई इतना वो नहीं है, आराम से समझ में आएगा। अब वर्ब्स के नंबर कितने होते हैं, यानी कि जिनको वचन बोलते हैं? 3 तरह के होते हैं, सिंगुलर यानी कि एक वचन, डुअल यानी कि द्विवचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। यानी कि इसमें आप सिंगल हो गए, इसमें 2 लोग हो गए, इसमें 3 या उससे ज्यादा लोग हो गए। वर्ब सेंटेंस का मतलब पूरा करता है और शब्द एलिमेंट को लॉजिकली जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राम पठती, राम रीड्स। हेयर, यहाँ पे पठंती क्या है? वर्ब है।
ये बताता है कि राम क्या कर रहा है, यानी कि रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ राम बोले तो सेंटेंस अधूरा रहेगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। मतलब क्रिया ही सेंटेंस में जान मीनिंग डालती है। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं आपके? सबसे पहले होते हैं परस में पैदा, जब एक्शन दूसरे के लिए होता है, यानी कि पठंती वो किसी के लिए पढ़ता है। निस्पेदा, जब एक्शन अपने लिए होता है, जैसे कि पठंती वो अपने लिए पढ़ता है। उभय पद, जो दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, सेल्फ के लिए भी, अलग अलग के लिए भी। ये आपके लिए नया हुआ क्योंकि ये आपका संस्कृत ग्रामर में है, ठीक है। ये कैटेगरीज दिखाती है संस्कृत ग्रामर में कितना लॉजिक और डेप्थ है। हर वर्ब बताता है कि कौन सा एक्शन क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ठीक है। रोल्स ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य रचना में क्रिया का रोल। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वाक्य रचना डिसाइड करती है। सब्जेक्ट कर्ता और ऑब्जेक्ट कर्म को लॉजिकली जोड़ता है। टेंस यानी कि काल और मूड यानी कि भाव डिफाइन करती है। सेंटेंस में क्लियरिटी और एक्शन लाती है। सिंपल शब्दों में, वर्ब के बिना सेंटेंस एक लाइफलेस बॉडी जैसा है और वर्ब उसमें जान डालता है। रिलीवेंस टू मॉडर्न लिंग्विस्टिक, मॉडर्न एआई और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में वर्ब का यूज मीनिंग समझने और सिनेमेटिक एनालिसिस के लिए होता है। वर्ब ही बताता है कि कौन किससे रिलेटेड है और क्या ही एक्शन ले रहा है। संस्कृत के वर्ब सिस्टम ने मशीन ग्रामर और एआई लैंग्वेज मॉडल को डिजाइन करने में हेल्प की है। संस्कृत के वर्ब रूल से ही मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज समझना पॉसिबल हुआ। क्रिया क्या होगी? एक्शन या काम बताने वाला शब्द, सेंटेंस का सेंटर। पुरुष क्या हो गया? पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। वचन सिंगल, डुअल, प्लूरल। काल टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। परस में पैदा, आत्मनिष्पेदा, एक्शन फॉर अदर्स, एक्शन फॉर सेल्फ। रिलीवेंस क्या हो गया? सेंटेंस स्ट्रक्चर और एआई बेस्ड लैंग्वेज सिस्टम में यूज होना। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो संस्कृत में वर्ब सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। ये बताता है कि क्या काम हो रहा है, कब हो रहा है और कौन कर रहा है। वर्ब शब्द को जोड़कर पूरा मीनिंग देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में एक कमांड काम करती है। बिना क्रिया के वाक्य अधूरा है, क्रिया ही वाक्य की जान है। तो समझ गए आप वर्ब्स की इंपॉर्टेंस कितनी है संस्कृत में? बहुत ज़्यादा है यार। टॉपिक 4 है आपका रोल ऑफ संस्कृत इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। सबसे पहले आप समझो कि एनएलपी क्या है। चैट जीपीटी आप सब यूज़ करते होंगे। अगर आप उसे ऐसे चैट करो जैसे आप किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, किसी इंसान से बात कर रहे हो, तो वो आपको समझा समझिएगा, फिर आपको आंसर करेगा जैसे कि मतलब वो कोई इंसान ही बात कर रहा है। तो वही है एनएलपी, वो एनएलपी की हेल्प से ही करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और बोलने में मदद करती है। संस्कृत इसके लिए बेस्ट है क्योंकि ये सबसे लॉजिकल और रूल बेस्ड है। इसमें भाव का भी ध्यान दिया गया है कि मतलब कौन गुस्से में बात कर रहा है, कौन प्यार से बात कर रहा है। तो इंग्लिश में तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप किसी मतलब ऐसा कुछ बोलेंगे तो ऐसे भाव उसका वो नहीं कर सकते, आप ग्रामर से व्यक्त नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते मतलब अपने इमोशंस को इंग्लिश में ऐसे। संस्कृत में मतलब ज़्यादा एफिशिएंट है संस्कृत इसके लिए। वाई संस्कृत आइडल फॉर एनएलपी? क्लियर ग्रामर। संस्कृत की ग्रामर पाणिनि ने बनाई थी अष्टध्यायी। हर वर्ड्स रूल फिक्स होते थे जिसे कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। वर्ड फॉर्मेशन, हर वर्ड रूट धातु से बनता है और उसमें सफिक्स प्रत्यय लगाया जाता है। इससे मशीन वर्ड का बेस मीनिंग निकाल सकती है। फिक्स्ड मीनिंग, संस्कृत में केस एंडिंग विभक्ति बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, राम पुस्तक पठंती, राम रीड्स द बुक। ऑर्डर बदलने से भी मीनिंग सेम रहेगा। अगर हम पुस्तक राम पठंती भी लिखे तो तब भी मतलब सेम ही रहेगा। तो इससे संस्कृत लेस कंफ्यूजिंग बनती है। यूजफुल फीचर्स फॉर एनएलपी, केस सिस्टम, विभक्ति, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझने में मदद करता है। वर्ब फोकस है। क्रिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता है। संधि रूल्स, वर्ड जॉइनिंग्स रूल्स, वर्ड स्प्लिट और टोकनाइज में हेल्प करते हैं। समास यानी कि कंपाउंड वर्ड्स, मीनिंग एनालिसिस के लिए यूजफुल है, पढ़ती है। सफिक्स रूल, वर्ड रूट निकालने में मदद करता है। नेचर, रूल्स लाइक कोडिंग, संस्कृत के ग्रामर रूल एक एल्गोरिदम की तरह काम करते हैं जैसे कंप्यूटर कोड। पाणिनि ने कुछ रूल्स दिए जैसे कि आदेशा, रिप्लेसमेंट, लोपा, डिलीशन, अगामा, एडिशन, रूल प्रायोरिटी सिस्टम। ये सब मॉडर्न प्रोग्रामिंग के लॉजिक जैसे ही हैं। ज़्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल स्टोरी की तरह सुनना है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो लिख के आए तभी आपको मार्क्स देगा। अब आप ट्वेल्थ से ग्रेजुएशन की तरफ आ चुके हैं तो अपना थोड़ा सा माइंड वे ऑफ थिंकिंग अलग रखिए। मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो ना तो बिल्कुल आपको डिट्टो नहीं लिख के आना पेपर में। डिट्टो तो कोई लिख भी नहीं सकता। कैसे आप इतनी मोटी बुक्स याद कर लोगे? नहीं करोगे। आपको केवल समझना है, ठीक है। समझना है और फिर आपको बना बना के लिखना है उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन
ऑफ संस्कृत इन एनएलपी। सबसे फर्स्ट है आपका मोर्फोलॉजिकल एनालाइजर, वर्ड के रूट और एंडिंग पहचानना। संधि स्प्लिटर, जॉइंट्स वर्ड को तोड़ना। डेपिडेंसी पार्सर, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाता है। संस्कृत वर्ड नेट, वर्ड्स और मीनिंग के रिलेशन दिखाता है। नॉलेज ग्राफ्स, एंशिएंट कॉन्सेप्ट, द्रव्य, गुना, कर्म को एआई सिस्टम में यूज करता है। और ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं इंडियन हूं मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। संस्कृत के ऊपर प्रॉपर रिसर्च होती है फॉरेन में। जैसे कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट, नोटेबल टूल्स बताता हूँ मैं आपको, फेमस टूल्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसे कि आपका संस्कृत हेरिटेज रीडर, INRIA, फ्रांस में है। ये क्या करता है, सेंटेंस एनालिसिस करता है संस्कृत के। फिर एक हो गया आपका डिजिटल कॉर्प्स ऑफ संस्कृत, DCS। ये क्या करता है, रिसर्च और टैक्स कलेक्शन करता है। फिर हमारे यहाँ पे है एक संस्कृत वर्ड नेट, IIT बॉम्बे में। ये क्या करता है, मीनिंग रिलेशंस निकालता है AI के लिए। रिलीवेंस, जो मैंने आपको बताया अभी, संस्कृत के ग्रामर रूल AI और मशीन ट्रांसलेशन के लिए बेस्ट हैं और बेस बन रहे हैं इसका। इंडियन लैंग्वेज हिंदी, मराठी, तमिल के फारसर भी पाणिनि मॉडर्न पर बेस है। एनएलपी सिस्टम में संस्कृत से एक्यूरेट और लॉजिकल बोर्ड्स बनते हैं। एनएलपी को मतलब एक्यूरेट और लॉजिकल बनाता है संस्कृत। इन सिंपल वर्ड अगर हम बोले तो संस्कृत एक कंप्यूटर जैसी ह्यूमन लैंग्वेज है। रूल फिक्स्ड है, ग्रामर क्लियर है, हर वर्ड लॉजिक से बनता है। इसी वजह से संस्कृत AI और NLP के लिए परफेक्ट है। अब है आपका टॉपिक 5, नंबर सिस्टम एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को लिखने, गिनने और कैलकुलेशन के रूल्स ये बोल सकते हैं। एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन ने ही मॉडर्न डेसिमल सिस्टम बेस 10 का आविष्कार किया है, इसको बनाया है। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन ने प्लेस वैल्यू सिस्टम, स्थानीय पद्धति का कॉन्सेप्ट दिया। डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है, ये बताया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 325, तो यहाँ पे 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 वंस को कर रहा है, 2 टेंस को कर रहा है, 3 100 को कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये सब सिस्टम दिया आप आर्यभट्ट और सुलभा सूत्र ने ये जो आपका नंबर सिस्टम दिया है आपका, ये हमारे ही साइंटिस्ट थे या आविष्कारक बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, आर्यभट्ट और सुलभा सूत्र, इन दोनों ने दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जीरो का कॉन्सेप्ट इंडिया से आया है। शून्य का मतलब है नथिंग। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने जीरो को मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट किया, मैथमेटिकल रूल्स बनाए जीरो के ऊपर। जीरो की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस वैल्यू सिस्टम पॉसिबल बनाया गया। जैसे कि 105 15 के बराबर नहीं होता, तो ये क्या है, ये जीरो की हेल्प से ही तो है कि नहीं, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, शून्य मतलब, तो फिर 15 और 105 में क्या ही फर्क रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम पॉसिबल बना। लार्ज और स्मॉल नंबर लिखना ईजी हो गया। मॉडर्न मैथमेटिक्स और कंप्यूटर इसी पर बेस है, 0 और 1 पर ही बेस है आपका कंप्यूटर सिस्टम पूरा। अब नंबर सिस्टम आप जब भी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 0 और 1 की कितनी वैल्यू है कंप्यूटर में। फिर है आपका लार्ज नंबर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। अब जो नंबर्स को बोलने का, लिखने का तरीका है, एक को क्या लिखते थे, एक। 1 को लिखते थे 1, 10 को लिखते थे 10, 100 को शत, 1000 को क्या लिखते थे, 1000 को क्या लिखते थे, सहस्त्र, लाख को लक्ष, करोड़ को कोटि, बिलियन को अबुद्र, ट्रिलियन को महापदम। करोड़ बोलते हैं ना आप, जैसे करोड़ बोलते हैं तो आपने सुना होगा कि कभी सीरियल्स वगैरह में सुना होगा कि कोटि कोटि नमन, तो उसका मतलब होता है कि आपको करोड़ों बार नमस्कार। समझ रहे हो आप। स्कॉलर्स जो थे आपके, लार्ज क्वांटिटीज का क्लियर कॉन्सेप्ट रखते थे, वो भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले। समझ रहे हो आप, ये जो चीज़ें थी ना हमारे में, ये हजारों साल पहले थी। फिर है आपका डेसिमल सिस्टम, दशमिक पद्धति बोल सकते हैं इसको। डेवलप इन इंडिया, ऑब्वियसली बेस 10 का आविष्कार हमने किया है, जीरो का आविष्कार हमने किया है। यूज डिजिट 0 to 9, देखो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। 573 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 100, 7 इंटू 10, 3 इंटू 1, तो 3 1 से मल्टीप्लाई है, 7 10 से है, 5 100 से है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बनाया ना, ये सब इंडिया में ही बना है। ये सिस्टम बाद में अरब्स के थ्रू यूरोप में पहुंचा, तो इंडिया ने काफ़ी रोल प्ले किया है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। फिर आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे कैसे डिवाइड किया है, देखो। अब क्या होता है, आपको सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटे होते हैं, ठीक है, फिर दिन होता है। पहले क्या था, पहले सबसे जो छोटी यूनिट बोलते थे वो थी ब्लिंक ऑफ आई। रियल चीज़ों से रिलेट करते थे पहले हमारे जो यहाँ के लोग थे, तो ब्लिंक ऑफ आई सबसे छोटी यूनिट थी, उसको बोलते थे निमेश। जैसे सेकंड को बोलते हैं ना सबसे छोटा,
यूनिट जो टाइम की है उसको सेकंड बोलते हैं, ऐसे ही निमेश बोलते थे। वो क्या होती थी, कैलकुलेशन एक बार में आप कितनी देर में आँख झपका देते हो, ब्लिंक कर देते हो, ठीक है, तो उसको बोलते थे निमेश। तो एक ब्लिंक ऑफ आई, जो 8 निमेश होती थी वो एक काष्ठा होती थी। जैसे कि आपका 60 सेकंड में 1 मिनट होती है ना, ऐसी 18 निमेश होती थी एक काष्ठा के बराबर। 30 काष्ठा एक कला के बराबर होती थी, 30 कला एक मुहूर्त के बराबर होती थी, 30 कला लगभग 48 मिनट्स के आसपास होती थी, और 30 मुहूर्त होते थे अहोरात्र के बराबर। एक दिन और रात को बोलते थे अहोरात्र। समझ रहे हो? तो ऐसे हम टाइम का वो करते थे, मेजरमेंट ऑफ टाइम ऐसे था हमारा। पहले मिनट घंटे दिन ऐसा नहीं था, पहले ये था निमेश काष्ठा कला मुहूर्त अहोरात्र, ठीक है। दूरी, डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे? डिस्टेंस मेजर करते थे कि सबसे छोटी थी इसमें विड्थ ऑफ फिंगर, फिंगर की विड्थ कितनी होती थी, अंगुला बोलते थे। फिर एल्बो से लेके फिंगर प्रिंट तक की जितनी भी दूरी होती थी उसे हस्त बोलते थे। फिर योजन होता था, योजन कितने योजन दूर है, आपने सुना भी होगा मूवीज़ वगैरह में। तो 12 से 15 किलोमीटर था वो, सबसे जो बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता था वो योजन होता था। मेजर ऑफ वेट, वेट को कैसे तोलते थे? तो सबसे छोटी होती थी रत्ती, ये इतने ग्राम के इक्विवेलेंट होती थी। फिर माश होता था, 8 रत्ती के बराबर एक माश, 12 माश के बराबर एक तोला होता था, और 16 मास के बराबर एक काश होता था। तो ऐसा था आपका वेट का मेजरमेंट सिस्टम। तो इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स ने नंबर्स ऑफ और मेजरमेंट के रूल बनाकर मॉडर्न साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी है। जीरो का आविष्कार, डेसिमल सिस्टम का आविष्कार, मान पद्धति उनके ग्रेटेस्ट इनोवेशन थे। तो इंडिया ने दुनिया को काउंटिंग, जीरो, डेसिमल सिस्टम, मेजरमेंट सिखाए हैं। आज के साइंटिफिक और कंप्यूटर सिस्टम इसी एंशिएंट इंडियन नॉलेज पर बेस्ड है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिक अप्रोच टू रिप्रेजेंट नंबर। पहले जो थे हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिक अप्रोच फॉलो करते थे। मैं आपको बताता हूँ क्या था। दो सिस्टम थे, एक भूत संख्या पद्धति और एक कटपयादी पद्धति। एंशियंट इंडियंस नंबर्स को लेटर्स, वर्ड्स और साउंड से रिप्रेजेंट करते थे। ये क्रिएटिव तरीके थे उनको रिप्रेजेंट करने के। इससे नंबर्स पोएटिक वर्स, श्लोक के फॉर्म में लिखे जा सकते थे, याद रखने में इजी थे। इसमें दो फेमस सिस्टम है। पहले देखते हैं भूत संख्या पद्धति। ये क्या चीज थी? भूत का मतलब होता है ऑब्जेक्ट या थिंग, ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु। सामाख्य का मतलब होता है नंबर। इस सिस्टम में नंबर्स को ऑब्जेक्ट के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे जैसे चांद और सूरज एक होते हैं, ठीक है, तो एक को रिप्रेजेंट करने के लिए चांद बना देंगे या सूरज बना देंगे। अब जैसे आपकी आंखें दो होती हैं, तो दो को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी आंख बना दी, ठीक है। अब जैसे चार वेद होते हैं, चार वेद होते हैं, तो चार को रिप्रेजेंट करने के लिए वेद बना दिए, ठीक है। ऐसे होता था इनका रिप्रेजेंटेशन। पर्पज ये था पोएट्रिक और एस्ट्रोनॉमिकली में नंबर्स को इजीली याद रखा जा सके। एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन अपने कैलकुलेशन और डेटा को एनकोड करते थे। देखो ये सब लिख रखा है मैंने। जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वन को कैसे, टू को कैसे, थ्री को कैसे, फोर को कैसे, फाइव को ऐसे कैसे करते थे। फिर आगे आपका दूसरा सिस्टम था कट्यापदी पद्धति। मतलब क्या है इसका? मतलब है इसका का टा पा या लेटर से बना नाम। हर संस्कृत कॉन्सोनेंट को एक डिजिट असाइन कर दी गई है, 0 से 9। वोवल्स ए आई यू को इग्नोर कर दिया गया है, बस प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज होता है। अब नंबर असाइन कर दिया, देखो जैसे कै टे पै ये को 1 कर दिया, खा ठा फा रा को 2 कर दिया, गा डा बा ला को 3 कर दिया, घा ढा भा वा को 3 कर दिया। अब देखो मैं समझाता हूँ करता था, करते कैसे थे ये काम। अब जैसे कपी है, कपी में क्या है, के ए, का को क्या करा हमने, का को 1 असाइन किया है, और पा को 1 असाइन किया है। तो ये क्या हो गया, जैसे हमने कपी लिखा, जैसे हमने कपी लिखा तो ये 1 1 यानी कि 11 लिखा है हमने कपी को, समझ रहे हो। अब जैसे हरी लिखा, तो देखो हरी HARI, तो एच ए को क्या करा हमने असाइन, देखो एच ए कहाँ पे है, एच ए को 7 करा, और RA को 2 करा। तो ये क्या हो गया आपका 27। इसको पीछे से पढ़ते हैं, मतलब पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर रिवर्स कर देंगे। सबसे पहला देखेंगे इस वाले लेटर्स में, जैसे 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। फिर जो भी आएगा, जैसे कपी है, कपी का कितना आ रहा है, के का आ रहा है 1,
पी ए का आ रहा है 1, तो इसमें तो रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं है, 1 है तो कैसे रिवर्स कर लो, ऐसे होएगा। अब जैसे एच ए को 7 है, आर ए का 2 है, तो कितना बनना चाहिए, 72 बनना चाहिए ना, लेकिन बनेगा क्या 27। तो ये यही सिस्टम था, पहले वर्ड्स को डिकोड करो फिर रिवर्स कर दो। जैसे गोपी है, जियो का क्या है 3 है, पी ए का क्या है 1 है, तो 31 होना चाहिए, लेकिन 31 ना होगी 13 होएगा, तो ठीक है। तो इसमें पीछे से चलते थे, पी आई का 1 हो गया, जियो का 3 हो गया, तो 13 13 हो गया ये, ठीक है। ऐसे समझा जा सकता था। एप्लीकेशन क्या है इसकी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक में यूज होता था, नंबर को पोएटिक फॉर्म में लिखा जा सकता था। यूज्ड बाय आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और केरला स्कूल्स के कुछ स्कॉलर्स भी इसको यूज करते थे। एग्जाम्पल, प्लेनेटरी डेटा या कैलेंडर कॉन्स्टिट्यूंट को एनकोड करने के लिए यूज किया जाता था। देखो, ऐसे हम वर्ड्स की फॉर्म में ना लेटर्स को लिख सकते हैं हमारी संस्कृत भाषा में। कंपैरिजन करते हैं भूत समाख्या सिस्टम और कट्यापयादि सिस्टम में, काटापयादि सिस्टम में। रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, उसमें वर्ड्स और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता था। इसमें क्या है, इसमें संस्कृत लेटर होते हैं। टाइप्स, सिंबॉलिक होता है, फोनेटिक्स होता है इसका टाइप्स। यूज्ड इन पोइट्री एस्ट्रोनॉमी, यूज्ड इन मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी। रीडिंग होता कितना होता है इसका, होता है लेफ्ट से राइट, उसका होता है राइट से लेफ्ट। जैसे कि हरि है, जैसे वेदा है, वेदा को 4 लिख दिया हमने, लेफ्ट से राइट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिवर्स, इसमें क्या होता था, इसमें होता है राइट टू लेफ्ट, पहले आर आई फिर एच ए, ठीक है। आर आई 2 हो गया, एच ए 7 हो गया। इंपोर्टेंस एंड लिगेसी, लिगेसी तो रही है देखो हमारी संस्कृत की। कंबाइन साइंस आर्ट प्लस मेमोरी, अर्ली एग्जाम्पल ऑफ डेटा एनकोडिंग, कंपैरिजन, सोव्ड हाउ लैंग्वेज मैथ कैन वर्क टुगेदर। ये दिखाता है कि लैंग्वेज और मैथ एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकता है। बेस कॉन्सेप्ट सिमिलर टू कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम टुडे। समरी में अगर हम देखें तो भूत समाख्या सिस्टम वर्ड्स ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिंबॉलिकली। कटपयादी सिस्टम संस्कृत कॉन्स्टिट्यूएंट यूज टू एनकोड डिजिट 0 to 9, पर्पज स्टोर डेटा इन पोएट्रिक वर्स फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड मैथ। रिलीवेंस, अर्ली फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक फोनेटिक डेटा एनकोडिंग। सिंपल्स वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एंशियंट इंडियन सिस्टम में नंबर को लिखने के 2 क्रिएटिव तरीके थे। एक भूता समाख्या सिस्टम, इसमें वर्ड्स यूज किए जाते थे। दूसरा कटपयादाई सिस्टम, लेटर्स यूज है। दोनों ही सिस्टम मॉडर्न कोडिंग और डेटा स्टोरेज जैसे काम करते हैं। बिल्कुल आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा जहां तक कि मुझको लगता है। नहीं आया तो आप कमेंट में डाउट लिख दीजिए अपना, जो भी आपका डाउट हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पिंगला एंड द बाइनरी सिस्टम। पिंगला क्या चीज है आपका, पिंगला एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन और कवि भी थे ये। 3rd centuries के आसपास उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, छंद्र शास्त्र, जिसमें पोएट्रिक मीटर्स छंद के पैटर्न्स लिखे गए हैं। इसी में उन्होंने ऐसे पैटर्न्स लिखे जिसमें बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का यूज दिखाया गया है, जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेस है। अब बाइनरी सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम होता है आपका द्विमीय पद्धति। इसमें सिर्फ 2 डिजिट होती हैं, 0 1। 0 1 का मतलब ऑन सक्रिय है, 0 का मतलब ऑफ निष्क्रिय है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में आपका 1 होता है वही ऑन, 0 होता है ऑफ। एग्जाम्पल डेसिमल 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 0 लिख सकते हैं। ये देखो आप डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाया जाएगा ये भी। डेसिमल 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 0 1 लिख सकते हैं। तो मतलब हर चीज को इसमें 0 और 1 के रूप में ही लिखते हैं हम। अब पिंगला का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, पिंगला ने एक पोएट्री के सिलेबीज अक्षर को शॉर्ट्स और लॉन्ग में डिवाइड किया है। शॉर्ट्स यानी कि लघु, लघु का मतलब 0, गुरु, गुरु यानी कि लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब 0। यानी कि एग्जाम्पल लें अगर हम लघु गुरु का, जैसे कि लघु गुरु लघु, इसको 0 1 0, यही बाइनरी कोड जैसा ही पैटर्न है, सेम सेम मिलता हुआ। तो हम उसने क्या दिया, पिंगला ने दिया लघु गुरु, और अब क्या चल रहा है 0 और 1 नंबर सिस्टम, तो ये थोड़ा मैच कर रहा है ना नंबर सिस्टम से, तो वही है। अब आ जाओ मेरू प्रस्तार, ये क्या है, पिंगला ने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें इस पैटर्न को अरेंज किया गया है, उसे कहा गया है मेरू प्रस्तार, जो आज के पास्कल ट्रायंगल के बराबर है। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि कितने बाइनरी पैटर्न्स बन सकते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ये बिल्कुल सेम पास्कल ट्रायंगल के जैसा ही है। पिंगला और मॉडर्न बाइनरी, पिंगला का कॉन्सेप्ट और आज के कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। पिंगला ने गुरु लघु बताया, आज का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डिजिट 0 और 1। कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबीज है इसमें,
इसमें क्या है, इसमें बाइनरी कॉम्बिनेशन है, मेरु प्रस्तार यूज हुआ है, पास्कल ट्रायंगल यूज हुआ है, काउंटिंग्स ऑफ पैटर्न्स या फिर छंदास स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या है, बाइनरी न्यूमरेशन, ये क्या है, ये पोएट्रिक की फॉर्म में है, ये क्या है, कंप्यूटर मेमोरी की फॉर्म में है। मतलब पिंगला ने 2200 साल पहले ही बाइनरी सोच दिखा दी थी, यानी कि लेबनिज से देने से पहले, 17 सेंचुरी से बहुत पहले, समझ रहे हो आप, 22,000 पहले ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आ चुका था, जो आजकल 01 चल रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर 01 के अलावा कोई कोई और चीज़ें समझता नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पहले ही आ चुका है। गुरु और लघु पिंगला कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। थोड़ा डेप्थ में जाते हैं इसकी। जैसे बाइनरी को 001 000 लिख सकते हैं, जीरो को, वन को लिखेंगे 001, टू को लिखेंगे 1010 लिखेंगे टू को, थ्री को लिखेंगे 011, फोर को लिखेंगे 100, फाइव को लिखेंगे 101, सिक्स को लिखेंगे 110, सेवन को लिखेंगे 111। तो पिंगला सिलेबीज में कैसे लिखेंगे, 000 को लघु लघु लघु, 001 को लघु लघु गुरु, 100 को लघु गुरु लघु, ऐसे लिखेंगे इन सबको, ठीक है। तो ये दिखाता है कि पिंगलास मेथड मैप किया जा सकता है बाइनरी नंबर पर, ठीक है, डायरेक्टली। इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, बाइनरी ही कंप्यूटर का बेस है। एंशियंट इनोवेशन, पिंगला ने ही ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया। ब्रिज बिटवीन पोएट्री एंड मैथ, संस्कृत ग्रामर और कंप्यूटेशन एक साथ लाए गए। टॉपिक की अगर हम समरी देखें, बाइनरी सिस्टम क्या है, द्विमीय पद्धति है, 0 और 1 नंबर से मिलकर बनी है। लॉन्ग सिलेबीज को गुरु बोलते हैं, यानी कि 1, शॉर्ट सिलेबीज को लघु बोलते हैं, यानी कि 0। बाइनरी कॉम्बिनेशंस, प्रस्तार, ऑल पॉसिबल 01 पैटर्न्स, मेरु प्रस्तार, पास्कल ट्रायंगल, बाइनरी कॉम्बिनेशन का ट्रायंगल। पिंगला बाइनरी लॉजिक के प्राथमिक विचारक। कंक्लूजन देखें, पिंगला ने एक पोएट्रिक मीटर के थ्रू बाइनरी कॉन्सेप्ट समझाया। उनका काम मॉडर्न कंप्यूटर कोडिंग और डिजिट लॉजिक का फाउंडेशन माना जाता है। ये दिखाता है कि एंशियंट इंडियन नॉलेज में साइंस और आर्ट दोनों का अमेजिंग कॉम्बिनेशन था, परफेक्ट। बिल्कुल, ये वाला टॉपिक हो चुका है आपका खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नॉलेज पिरामिड, DIKW, इंडियन नॉलेज कॉन्सेप्ट, भारतीय ज्ञान की अवधारणा, इंट्रोडक्शन। DIKW पिरामिड एक मॉडल है जो दिखाता है कि सिंपल डेटा से लेकर विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसमें 4 लेवल होते हैं। DIKW, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा में भी इसी कॉन्सेप्ट को अलग शब्दों में समझाया गया है। सबसे पहला आता है प्रमाता, जो जानता है, नोअर। प्रमाण, ज्ञान पाने का तरीका, मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमेय, जिसे जाना जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। प्रमा, सही ज्ञान यानी कि वैलिड नॉलेज। प्रमिति, समझ या कॉग्निशन। तो DIKW पिरामिड क्या है, एक ऐसी चीज है जो डेटा से कच्चे फैक्ट, बिना मीनिंग के वर्ड्स, रामा, पुष्कर, पठंती, ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर हो गया इंफॉर्मेशन, डेटा को मिलाकर मीनिंग बनाना, जैसे कि राम रीड से बुक्स। नॉलेज, उस सेंटेंस के रूल्स और लॉजिक समझना, जैसे कि पठंती एक वर्ब है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, ठीक है, रीड्स यानी कि। विजडम, ज्ञान को सही और समझदार यूज करना, जैसे ग्रामर समझकर नए सेंटेंस बनाना, मतलब रो डाटा से ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बनेगी, फिर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर इंटेलिजेंस यूज होगा उसका, ठीक है। इंडियन कोरेशन विद DIKW, इसमें क्या होता है, सबसे पहले नोअर परमाता, जो जानता है। मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसे ज्ञान मिलता है, एग्जाम्पल प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जो वस्तु जानी जा रही है। ट्रू नॉलेज, प्रमा, सही और वैलिड ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, कोग्निशन। प्रमिति, समझ या कोग्निशन। ये सब क्या है, ये सब बताते हैं कि सही ज्ञान तभी मिलता है जब हम गलतफहमी से बचें। कनेक्शन बिटवीन DIKW एंड इंडियन फिलोसफी, यहाँ पे इंडियन इक्विवेलेंट हो गया, एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला हो गया DIKW में डेटा, इंडियन इक्विवेलेंट, इंद्रिय प्रत्यक्ष, आंख, कान, नाक से मिलने वाली कच्ची जानकारी। इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज, परसेप्शन, संयोजन यानी कि एसोसिएशन, डेटा को जोड़कर मीनिंग बनाना। नॉलेज, प्रमा, लॉजिक और रीजनिंग से सही ज्ञान पाना। विजडम, विवेक या फिर प्रज्ञा, ज्ञान का सही एथिकल यूज, धर्म और सत्य का ज्ञान। इंडिया व्यूज में विजडम का मतलब है सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बल्कि सही दिशा में यूज करना। बस ये नहीं कि नॉलेज पा लिया अपने, उसको अप्लाई भी करा जाए सही दिशा में। तो इंडियन व्यू में यही है आपका।
सिंपल शब्द में अगर मैं बोलूँ आपको, डेटा क्या है? डेटा कुछ भी है, ठीक है? पठंती, राम, पुरस्कार, कुछ भी डेटा बोल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस, राम रीड्स ए बुक्स, जैसे कि। नॉलेज क्या है? पठती वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, ये सब जानना, ठीक है? नॉलेज है। विजडम क्या है? ग्रामर समझकर नए सेंटेंस बनाना, मतलब उसका एफिशिएंटली यूज, समझ रहे हो आप? तो ये है आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। DIKW की फुल फॉर्म आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। ये आप याद रखिएगा। बाकी मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप बना बना के लिख देंगे इसके बारे में भी अच्छे से, अगर आपने वीडियो मेरी देख ली होगी। इंपॉर्टेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न यूज, डेटा साइंस, AI, नॉलेज मैनेजमेंट में सब DIKW मॉडल पर बेस्ड है। इंडियन यूज, प्रमाण शास्त्र, तर्कशास्त्र, लॉजिक में भी इसी तरह का ज्ञान प्रोसेस समझाया गया है। दोनों का गोल है रो डेटा से मीनिंगफुल और सही डिसीजन लेना। वही है आपका, बार बार घूम के वही आ रहा है। तो समरी पॉइंट्स देख लेते हैं इसके एक बार। वन लाइनर, DIKW, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। इंडियन इक्विवेलेंट, परमेय, परमाणता, प्रेमीय, प्रमाण, परमिति। प्रमाण क्या है? वैलिड मीनिंग ऑफ गेनिंग नॉलेज। विवेक क्या है? राइट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, विजडम। दोनों सिस्टम का गोल है ट्रुथ, सत्य और अंडरस्टैंडिंग। यूज AI, डेटा साइंस, ज्ञान मीमांसा, ये इन सब में इनका यूज़ है। अगर अब मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं एक संक्षिप्त में, तो DIKW पिरामिड बताता है कि कैसे रो डेटा से विजडम तक पहुंचा जा सके। इंडियन फिलोसफी बताती है कि कैसे ज्ञान को धर्म और सत्य के साथ यूज़ करा जा सकते हैं। दोनों मिलकर एक बैलेंस मॉडल बनाते हैं, साइंटिफिक प्लस एथिकल नॉलेज सिस्टम। तो यहाँ पे हो गया आपका टॉपिक खत्म। 14 टॉपिक है आपका, वैश्विक दृष्टिकोण से परमे, ए वैश्विक अप्रोच टू फिजिकल रियलिटी। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है क्या चीज़ परमे। वैशिष्ट का दर्शन एक पुरानी इंडियन फिलोसफी है जिसमें ऋषि कनाद ने इसको बनाया है, जिसको इसका मेन एम था फिजिकल वर्ड्स, पदार्थों को समझना, मतलब जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको जानना। परमे का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि चीज, ज्ञान का विषय, जिसे हम प्रत्यक्ष यानी कि सींग और अनुमान, रीजनिंग, अनुमान लगा रहे हैं, तो ठीक है, उन सबको जानना, अच्छे से जानना। जैसे कि आपको एक लड़का दिख रहा है, ठीक है, तो उसको जानना, या फिर आपको फील हो रहा है कि यार ये तो अच्छा सा है, तो ये फील हो रहा है, ठीक है, आप अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, देख नहीं रहे हैं, तो जितनी भी रीजनिंग हो गई, सीइंग हो गई, इनके बारे में जानना। मीनिंग ऑफ परमे, परमे जो जाना जा सकता है, यानी कि नॉलेज का ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्द में बताता है कि कौन सी चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें हम कैसे जान सकते हैं। अब 7 कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू वैसिकी सिस्टम। वैसिकी सिस्टम कहता है कि पूरी दुनिया 7 कैटेगरी से समझी जा सकती है। सबसे पहला है इसमें द्रव्य है, सब्सटेंस, जिसमें सब कुछ है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, स्पेस है, टाइम है। फिर होता है गुण, यानी कि क्वालिटी, जो सब्सटेंस को डिस्क्राइब करे, कलर, टेस्ट, स्मेल, साइज। थर्ड है आपका कर्म, एक्शन जो मूवमेंट बताता है, ऊपर जाना, नीचे जाना, गिरना, चलना। फिर हो गया फोर्थ आपका सामान्य है, क्वालिटीज सब में, जैसे ट्रीजनेस, सब पेड़ों में कॉमन है। फिर हो गया विशेष, पर्टिकुलरिटी, जो फर्क बताए, जैसे कि दो एटम्स अलग क्यों हैं। समवाय, इनहेरेंस, इनसेपरेबल रिलेशन, कपड़े और धागे का संबंध, इनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है आपका लास्ट अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस, जो नहीं है, जो इन 7 चीजों से फिजिकल रियलिटी मिलके बनी हुई है, ऐसा बोला गया है वैशिष्ट की बुक में। अब एक एटॉमिक थ्योरी है, परमाणु सिद्धांत। वैशिष्की ने एटम्स, परमाणु का आइडिया बहुत पहले ही दे दिया था, मॉडर्न साइंस से भी पहले। हर वस्तु छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी होती है, जब एटम्स अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं तब अलग अलग पदार्थ, ऑब्जेक्ट बनते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो ये वाली बात आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। केमिस्ट्री में साफ साफ है कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी मतलब चीज़ है, वो एटम से मिलकर बनी है। तो ये वैशिष्की ने बहुत ही पहले आपको बता दिया था। साइंटिफिक रिलीवेंस, ये थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स जैसी लगती है क्योंकि दोनों ही मैटर, पदार्थ को लॉजिकली समझाते हैं। वैशिष्टि कहता है कि दुनिया के नेचुरल रूल नियति के हिसाब से चलते हैं, रैंडमली नहीं। ये दर्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ लॉजिक ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों का यूज करता है। कंक्लूजन, वैशिष्टि फिलोसफी एक साइंटिफिक और लॉजिकल सिस्टम है जिसमें दुनिया का हर ऑब्जेक्ट, उसके क्वालिटी और एक्शन का एनालिसिस होता है। परमे के जरिए हम रियलिटी, वास्तविकता को समझते हैं। ये सिस्टम इंडियन फिलोसफी का एक अर्ली साइंटिफिक बेस माना जाता है, जहाँ से फिजिक्स और लॉजिक दोनों की शुरुआत दिखती है। इन सिंपल वर्ड्स, वैसिकी सिस्टम ने दुनिया को समझने का एक साइंटिफिक तरीका दिया है। हर वस्तु एटम से बनती है, उसमें क्वालिटीज़ हैं, एक्शंस हैं और सब कुछ नेचुरल रूल्स के हिसाब से होता है। अब है आपका टॉपिक
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिजिकल रियलिटी, भौतिक वास्तविकता के घटक। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। वैशिष्टि दर्शन कहता है कि पूरी फिजिकल वर्ड्स भौतिक वास्तविकता कुछ बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिसे पदार्थ कहा जाता है। हर चीज़ छोटी छोटी एटम से मिलकर बड़े ऑब्जेक्ट तक इन्हीं पदार्थ से बनी होती है। इनको समझना साइंस के ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। 9 बेसिक्स सब्सटेंस हैं आपके, 9 चीज़ होती हैं जो इससे फिजिकल रियलिटी देख रहे हैं। जो इसका बेस है, अर्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, इन, आत्मा और मानस यानी कि माइंड, इन 9 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। रोल ऑफ क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ के गुण। हर द्रव्य के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कलर, टेस्ट, स्मेल। ये क्वालिटीज़ अलग से एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा किसी द्रव्य के अंदर होती है। एग्जाम्पल, स्वीटनेस सिर्फ शुगर के साथ ही होती है, अकेली नहीं। ठीक है, स्वीटनेस जो होगी वो शुगर के अंदर ही होगी। रोल ऑफ एक्शन, कर्म का मतलब है मूवमेंट या चेंज जो किसी सब्सटेंस में होते हैं। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शंस, इनहेरेंस होते हैं। कुछ रिलेशनशिप इनसेपरेबल होते हैं, अविभाज्य। एग्जाम्पल, थ्रेड्स ऑफ और क्लोथ्स, धागा और कपड़ा, इनका संबंध, अगर धागे को हटा दो तो कपड़ा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस, अभाव का मतलब है अब्सेंस या ना होने की स्थिति। एटॉमिक बेसिस, हर द्रव्य छोटी छोटी एटम्स, परमाणु से मिलकर बना है। ये एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि इन्हें काटा नहीं जा सकता, और एटर्नल होते हैं, ये सदा के लिए होते हैं। वही है समरी टेबल में, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, टाइम, डायरेक्शन, सेल्फ, माइंड। इंपोर्टेंस क्या है इसकी? ये थ्योरी एक एंशंट इंडियन मॉडल ऑफ फिजिक्स है। इसमें मटेरियल, मैटर और कंसिस कॉन्शियस साउल दोनों एस्पेक्ट को समझा गया है। इसी सिस्टम ने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन के लिए एक बेस दिया है, जो मॉडर्न साइंस से मिलता जुलता है थोड़ा। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो दुनिया की हर वस्तु, पत्थर, पानी, हवा, अग्नि या मानस, इन्हीं 9 सब्सटेंस से बनी हुई है। इनके अंदर क्वालिटीज़, एक्शंस, रिलेशन होते हैं। ये सब मिलकर फिजिकल रियलिटी, भौतिक वास्तविकता को बनाते हैं। तो अब आते हैं आपके लास्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका 16, परमाणु और संदेह। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडियन फिलोसफी कहता है कि ट्रू नॉलेज, सही ज्ञान तभी माना जाता है जब वो वैलिड हो। परमाणु, ट्रू नॉलेज पाने का सही तरीका है। मीनिंग ऑफ नॉलेज, संशय, डाउट या कंफ्यूजन, जब नॉलेज क्लियर नहीं होती। ये दोनों कॉन्सेप्ट इंडियन ज्ञान शास्त्र, प्रमाण शास्त्र के मेन बेस है। ठीक है। अब आ जाते हैं परमाणु। परमाणु वो टूल्स या मेथड हैं जिनसे हम सच्चाई और वैलिड नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग स्कूल ने अलग अलग परमाणस बताए हैं, लेकिन मेन 6 परमाणु ये हैं। सबसे हो गया आपका प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन, जो हम अपने सेंस से देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि आपका ट्री को देखना। फिर हो गया आपका अनुमान, इन्फेरेंस, लॉजिकल और रीजनिंग, जैसे कि धुआं देखकर आग का अंदाजा लगा लेना। फिर हो गया आपका उपमान, कंपैरिजन या फिर एनालॉजी से नॉलेज, जैसे कि मान लो वाइल्ड काउ को काउ से कंपेयर करना। शब्द, रिलायबल सोर्स या अथॉरिटी से नॉलेज, टीचर्स, बुक्स, स्क्रिप्चर्स, इन सब से ज्ञान लेना। फिफ्थ हो गया अर्थापति, अजम्पशन या प्रिजम्पशन से नॉलेज, कोई दिन में नहीं खाता पर मोटा है, रात में खाता होगा। समझ रहे हो, ये आपने अजम्पशंस है ये आपकी। लास्ट है आपका 6, अनुपलब्धि, नॉन एग्जिस्टेंस से नॉलेज। फ्लोर पर पोर्ट नहीं दिख रहा है, पोर्ट है नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो। अब एक नोट है आपके लिए, वैशिष्टि स्कूल मेनली 2 प्रमाण मानती थी, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब है आपका लास्ट टॉपिक का भी लास्ट टॉपिक, डाउट, संशय, जब किसी वस्तु के बारे में कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी होती है तब उसे संशय यानी कि डाउट कहते हैं। कॉजेज ऑफ डाउट, सिमिलर फीचर्स इन ऑब्जेक्ट, एक जैसे दिखने वाली चीज़ें। इनकम्प्लीट परसेप्शन, अधूरा देखना या फिर सुनना। कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल, दूर से एक जानवर दिख रहा है, ये काव है, बुफेलो है, ये क्या है, एक संशय है। अब डाउट रिजोल्व कैसे होता था?
डाउट को दूर करने के लिए हम परमानस का यूज़ करते हैं। परमान कैसे हेल्प करता है? प्रत्यक्ष नज़दीक जाकर क्लैरिटी से ऑब्जर्व करना, अनुमान लॉजिक से सोचकर कंक्लूजन निकालना, शब्द किसी ट्रस्टेबल सोर्स से पूछना। कंप्यूटिंग एनालॉजी समस्या, डेटा एम्बिगिटी, डेटा कन्फ्यूजन, प्रमाण, डेटा वैलिडेशन मेथड, क्लियर वेरीफाइड डेटा। कनेक्शन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रमाण साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, वेरिफिकेशन। संशय क्यूरियोसिटी, हिप्नोथिसिस, टेस्टिंग, दोनों मिलकर ट्रू रिलायबल नॉलेज देते हैं, जैसे मॉडर्न एआई और डेटा साइंस में होता है। ठीक है, अब ये मैंने समरी टेबल बना रखी है इसकी, आपको इसको पढ़ लेना और की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। प्रमाण क्या हो गया? एंश्योर नॉलेज इज वैलिड एंड ट्रू। संशय क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एंड पुश इन्वेस्टिगेशन। टुगेदर दे फॉर्म ए साइंटिफिक एंड लॉजिक बेस फॉर रीजनिंग। इंडियन फिलोसफी मॉडर्न डेटा वैलिडेशन हिप्नोथिसिस टेस्टिंग के इक्वल है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोल दूं इस टॉपिक को, तो प्रमाण बताता है कि हम नॉलेज को कैसे सही तरीके से लें, और संशय बताता है कि हम कब हमें फिर से सोचना या वेरीफाई करना चाहिए। ये दोनों मिलकर सच और झूठ का फर्क समझते हैं, जैसे साइंस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपकी यूनिट भी होती है ख़त्म। अगर आप इसको लोड लेके पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कहानी की तरह अच्छे अच्छे से सुनकर समझकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही बेस्ट यूनिट थी, काफ़ी लंबी भी थी, और मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है इस यूनिट को। ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।